विद्यार्थियों, आज के दिन की शुरुआत हम इरादों में जीत के कथन से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो विद्यार्थियों, इरादों को मजबूत करते हुए मेरे साथ आगे बढ़िए। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन के संबंध में चर्चा करेंगे। राजस्थान के किसान आंदोलनों ने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई। किसान आंदोलनों का अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ पारिभाषिक शब्दों पर ध्यान देंगे। ध्यान से सुनिएगा। 1. खालसा भूमि। खालसा भूमि वह भूमि जो शासक के सीधे नियंत्रण में होती थी, खालसा भूमि कहलाती थी। 2. जागीर भूमि। वह भूमि जो सामंतों, ठिकानेदारों व जागीरदारों के सीधे नियंत्रण में होती थी, जागीर भूमि कहलाती थी। 3. लागतें या लाग बाग। सामंतों का अपनी जागीर की प्रजा पर पूरा अधिकार होता था। किसानों से भूमि कर के अतिरिक्त जागीरदार तरह तरह के कर लेते थे, जिन्हें लाग बाग या लागतें कहा जाता था। 4. बेगार। सामंतों द्वारा अपनी प्रजा से कार्य करने के बदले किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, तो उसे बेगार कहा जाता था। अब हम राजस्थान के किसान आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के किसान आंदोलन का राष्ट्रीय चेतना के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। किसान अत्याचारों व मानवीय यातनाओं से नहीं डरे, स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, लाग बाग एवं बेगार प्रथा का विरोध किया। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले हम बिजोलिया किसान आंदोलन का उल्लेख करेंगे। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में प्रारंभ हुआ। बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ राज्य की ए श्रेणी की जागीरों में से एक था। वर्तमान में ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया को रियासत काल में ऊपर माल भी कहा जाता था। बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बिजोलिया की जनता पर जागीरदारों द्वारा लगाए गए करों और विभिन्न लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। भू राजस्व के अतिरिक्त किसानों से भारी मात्रा में लाग बाग व बेट बेगार ली जाती थी। बिजोलिया किसान आंदोलन को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक, दूसरा चरण 1916 से 1922 ईस्वी तक और तीसरा चरण 1923 से 1941 ईस्वी तक। अब हम सभी चरणों का वर्णन करेंगे। पहला चरण 1897 से 1915 ईस्वी। 1894 ईस्वी में बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह बने। उन्होंने किसानों पर लाग बाग बढ़ा दिए। किसानों ने गिरधारीपुरा नामक गांव में सामूहिक रूप से विचार कर किसानों की ओर से नानजी और ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजकर ठिकानों के जुल्मों के विरुद्ध महाराणा से शिकायत के लिए भेजा, किंतु महाराणा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों का पहला प्रयास असफल रहा। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की जनता पर चवरी कर लगाया। इस लागत के अनुसार लड़की की शादी पर किसानों को 5 रुपये जागीरदार को कर के रूप में देना होता था। किसानों द्वारा जब विरोध किया गया तो चवरी कर को पुनः वापस ले लिया गया। 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। उसने अपनी प्रजा पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगाया। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया। किसानों में साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इसका विरोध करते हुए भूमि को पड़त रखा और भूमि कर नहीं दिए। अंत में 81 प्रकार की लागतों में से 6 प्रकार की लागतों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार आंदोलन का पहला चरण पूरा होता है। अब हम बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं और यह आंदोलन 1916 से 1922 ईस्वी तक चला। साधु सीताराम दास 1915 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय सिंह पथिक से मिलते हैं और उन्हें बिजोलिया आने का आमंत्रण देते हैं। बिजोलिया का नेतृत्व स्वीकृत करने के लिए निवेदन करते हैं। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को एक निश्चित दिशा दी व संगठित स्वरूप प्रदान किया। 1916 में बिजोलिया के किसानों ने किसान मन्नालाल पटेल की अध्यक्षता में एक किसान पंच बोर्ड का गठन किया। किसान पंचायत ने अनुचित लागतों व बेगार नहीं देने का फैसला किया।
स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि मेवाड़ और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में बोल्शेविक आ गए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए विजय सिंह पथिक कोटा राज्य की सीमा में चले जाते हैं और हजारों किसानों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें साधु सीताराम दास, राम नारायण चौधरी, प्रेमचंद भील और माणिकलाल वर्मा प्रमुख थे। बिजोलिया के किसानों की मांगों की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग की अनुशंसा पर सभी बंदी किसानों को रिहा किया गया और यह इस आंदोलन की एक बड़ी सफलता थी। जांच आयोग ने किसानों की मांगों व शिकायतों को सही पाया, किंतु ठिकाने के दबाव में आकर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। अब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा के हाथों में आ गया। किसानों के आंदोलन की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा गठित समिति, जिसके सदस्य एजीजी इन राजपुताना मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड, उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन थे, 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंचे। हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने व किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ। अधिकांश लागबागें व कर हटा दिए गए। अब हम बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में प्रवेश करते हैं। सन 1926 में बिजोलिया के ठिकानेदार ने लागतों की दरों में वृद्धि कर दी। जनवरी 1927 में मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच बिजोलिया आए। ट्रेंच ने पंचायत व ठिकाने में समझौता कराया। लगान की दरें बढ़ा देने के विरोध में किसानों ने मई 1927 में माल की जमीनों से इस्तीफा दे दिया। अब आंदोलन का नेतृत्व सेठ जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय कर रहे थे। इस आंदोलन का अंत 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य द्वारा हुआ। उन्होंने माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगें मानकर उनकी जमीनें उनको वापस दिलवा दी। यह आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक, संगठित व सफल किसान आंदोलन था। अब हम बेगू किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बेगू के किसानों ने भी लागबाग के विरुद्ध 1921 में आंदोलन शुरू किया। विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। किसानों का कठोरता से दमन किया गया। बेगू सामंत ठाकुर अनूप सिंह रावत ने किसानों से समझौता किया, परंतु अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को जांच के विषय में बेगू भेजा। किसानों ने ट्रेंच कमीशन का बहिष्कार किया। बेगू के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए। 13 जुलाई 1923 को किसानों को सेना ने घेर लिया और ट्रेंच द्वारा लाठीचार्ज और गोलियां चलवाई गई। रूपाजी व कृपाजी नामक 2 किसान शहीद हो गए। इस अमानवीय कार्य की सर्वत्र निंदा हुई। आंदोलन के कारण बने दबाव की वजह से बेगू में व्याप्त मनमानी के राज व ठाकुरशाही के स्थान पर बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। 53 में से 34 लाख समाप्त कर दी गई। बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब हम मारवाड़ कृषक आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। मारवाड़ किसान आंदोलन के मुख्य कारण निम्न प्रकार थे। 1. भू अधिकारों की अनिश्चितता। 2. जमींदार द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण एवं बेगार प्रणाली। 3. जागीरदारों द्वारा किसानों का दमन, उत्पीड़न, लूटपाट व हत्याएं करना। 4. किसानों में राजनीतिक जागृति का पनपना। 1936 ईस्वी में जब राज्य सरकार ने 119 लागों को समाप्त कर दिया तो कृषकों ने इन्हें जागीरों में भी लागू करवाने की मांग की। 1939 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। 1941-42 ईस्वी में जाट कृषक सुधारक सभा द्वारा सरकार से किसानों की स्थिति में सुधार की मांगें की जाने लगी और जगह जगह पर सभाएं की। हरिजन समाचार पत्र में राज्य की आलोचना छपने के बाद दिसंबर 1943 ईस्वी में दरबार ने जागीरों में भी भूमि बंदोबस्त लागू किए। जागीरदारों ने किसान सभाओं व लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर क्रूर व पाशविक अत्याचार किए। इसकी पराकाष्ठा डाबरा कांड के रूप में देखने को प्राप्त होती है। 13 मार्च 1947 डाबरा नागौर में किसान सभा आयोजित कर रहे थे। डाबरा ठाकुर ने उन पर हमला करवा दिया। इससे कई किसान मारे गए। डाबरा कांड की पूरे देश में आलोचना हुई। इस आंदोलन का समापन आज़ादी के बाद ही हो पाया। जयनारायण व्यास, राधाकृष्ण तात जैसे नेताओं ने इसमें भाग लिया। अब हम सीकर किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र के किसानों के आंदोलन के निम्न कारण थे। 1. सीकर ठिकाने के किसान जुल्मों से त्रस्त थे। 2. किसानों की भूमि का लेखा जोखा नहीं था। 3.
लगान निर्धारण का कोई निश्चित मापदंड नहीं था और 4 किसानों से अनेक लाख बाग और बेगार ली जाती थी। सीकर ठिकाने के राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व में वृद्धि की गई। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में विरोध किया गया। 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया। यज्ञ के अंत में किसानों द्वारा हाथी पर सवारी निकालने का निर्णय लिया गया, किंतु सीकर के ठाकुर ने इस पर अनुमति नहीं दी। किसान नेता छोटू राम ने जयपुर के महाराजा से इस पर हस्तक्षेप करने को कहा। महाराजा द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर सीकर ठाकुर ने जुलूस निकालने की अनुमति दी। अब हम इसी आंदोलन में कटराथल की घटना पर चर्चा करेंगे। सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए अत्याचार व दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी आदि महिलाओं ने भाग लिया। सीकर किसान आंदोलन में ही कुदन कांड एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुदन गांव पहुंचा तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा किसानों को उत्साहित किए जाने पर किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 4 किसान चेताराम, टीकूराम, तुलछाराम तथा आशाराम शहीद हुए और 175 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी गई। 1935 के अंत तक किसानों की मांगें मान ली गई। अब हम शेखावटी किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। शेखावटी के 5 ग्राम समूह बिसाऊ, डूंडलोत, मलसीसर, मंडावा व नवलगढ़ ठिकाने व राज्य प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण 1929-30 की आर्थिक मंदी के कारण वहां की प्रजा बहुत परेशान थी। उचित सुनवाई न होने पर वहां के किसानों ने लगान नहीं देने का फैसला किया। 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजा मंडल ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। 1942 से 46 ईस्वी के मध्य किसानों व सरकार के बीच समझौता हुआ, किंतु स्थायी समाधान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही निकल सका। अब हम बूंदी किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। बूंदी के किसानों ने पंडित नैनूराम, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में अन्याय व लाग बाग के विरुद्ध आंदोलन किया। इस क्षेत्र में 1922 से 1925 के मध्य किसान आंदोलन हुए, जिसमें बरड़ आंदोलन प्रमुख है। बरड़ क्षेत्र में किसानों ने सभाएं की। बूंदी राज्य के शासक ने इन सभाओं पर मई 1922 में रोक लगा दी। किसानों की सभाओं पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई। इसी क्रम में डाबी कांड। 2 अप्रैल 1923 को डाबी के किसानों ने तय किया कि वे राज्य के अधिकारियों को खाने पीने की चीज़ें व राजस्व नहीं देंगे। पुलिस ने सभा को घेर लिया। बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोलियां चलवाई। 2 किसान नानक भील और देवीलाल गुर्जर मारे गए। यह घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे विभत्स घटना मानी जाती है। अब हम अलवर किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। अलवर राज्य के किसान जंगली सुअर के उत्पात से बहुत दुखी थे। राज्य के किसानों ने आंदोलन चलाया। महाराजा ने समझौता करके किसानों को सुअर मारने की अनुमति दे दी। इसी क्रम में निमुचना कांड। राज्य के किसानों ने लगान वृद्धि के विरोध में निमुचना गांव में सभा का आयोजन किया। अलवर सरकार ने निमुचना के किसानों को बलपूर्वक कुचलने का निश्चय किया। 14 मई 1925 को सैनिकों ने किसानों की सभा को घेर लिया, गोलियां चलाई, पूरे गांव को जला दिया गया। गांधी जी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स माना है तथा इसे दोहरी डायरशाही कहा है। विद्यार्थियों, किसान आंदोलन का महत्व इस प्रकार है। 1. किसान आंदोलनों ने शासकों और अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीति को देश के सामने रखा। 2. राजनीतिक जन चेतना का संचार किया। 3. सामंती व्यवस्था समाप्त करने व प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया। और 4. किसानों व जनता के पक्ष में राष्ट्रीय नेताओं और कांग्रेस द्वारा समर्थन किया गया। इस प्रकार आज हमने राजस्थान के किसान आंदोलन का अध्ययन किया है। अगले क्रम में हम एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।